हाँ, इस विशेष विस्तृत विश्लेषण में सभी का स्वागत है। मतलब आज 11 मार्च 2026 है और मुझे लगता है कि अभी पूरी दुनिया की नज़रें मध्य पूर्व पर ही टिकी हुई है। बिल्कुल। हालात ही कुछ ऐसे बन गए हैं कि किसी और तरफ देखना मुश्किल है। हाँ, और आज का जो हमारा मिशन है वो बहुत ही स्पष्ट है। हमारे पास स्रोतों का एक बड़ा ही दिलचस्प स्टैक है, जैसे कि ईटीवी भारत का एक विस्तृत लेख है और विकिपीडिया के गाजा युद्ध और अरब इजराइल संघर्ष के इतिहास वाले पन्ने हैं। सही कहा। और इन्हीं के जरिए हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे 100 साल पुराना एक भू राजनीतिक विवाद आज 2026 में एक बड़े ईरान युद्ध में बदल गया है। और सबसे बड़ी बात कि हजारों किलोमीटर दूर चल रहा ये ऐतिहासिक संघर्ष मतलब कैसे सीधे तौर पर भारत में महंगाई, ऊर्जा सुरक्षा और आम जनजीवन के दैनिक बजट को प्रभावित कर रहा है। पर इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बेहद जरूरी बात स्पष्ट करनी होगी। जी, ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे स्रोतों में बेहद संवेदनशील, ऐतिहासिक रूप से जटिल और हिंसक संघर्षों का विवरण है। एकदम सही। हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि इस विश्लेषण में किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं किया जा रहा है, बात चाहे वामपंथी या दक्षिणपंथी विचारधारा की हो, या फिर इजराइल या फिलिस्तीन के दावों की हो। बिल्कुल, या अमेरिका और ईरान के रुख की। हमारा उद्देश्य केवल और केवल स्रोतों में दी गई तथ्यात्मक जानकारी को निष्पक्ष रूप से सामने रखना है, ताकि इस जटिल मुद्दे को इसके वास्तविक स्वरूप में समझा जा सके, बिना किसी तरफदारी के। हाँ, तो बिना किसी देरी के आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अच्छा, तो इस चर्चा की शुरुआत करने के लिए वर्तमान स्थिति के उस चोक पॉइंट से बेहतर कुछ नहीं हो सकता जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था की सांसें अटका दी हैं। आप हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की बात कर रही हैं ना? हाँ, बिल्कुल। ईटीवी भारत के लेख में फरवरी 2026 के उस बड़े घटनाक्रम का जिक्र है जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले किए। उसके बाद से सारी दुनिया का ध्यान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे केंद्रित हो गया है, जो कि फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। सही कहा। ये रास्ता भौगोलिक दृष्टि से बेहद संकरा है, लेकिन इसकी रणनीतिक अहमियत इतनी ज्यादा है कि इसे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की धमनी कहा जाता है। धमनी बिल्कुल सही शब्द है। और यहीं से ये पूरा संकट भारत के लिए एक बहुत ही गंभीर आर्थिक चुनौती बन जाता है। लेके आंकड़ों को देखें तो भारत अपने कच्चे तेल की कुल जरूरतों का लगभग 85 से 89% हिस्सा आयात करता है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और इसमें से अधिकांश तेल मध्य पूर्वी देशों से आता है, जो इसी संकरे हॉर्मुज़ मार्ग से होकर गुजरता है। अगर यहाँ कोई रुकावट आती है तो इसका सीधा मतलब है कि भारत के पेट्रोल पंपों पर इसका असर दिखेगा। कच्चे तेल को खरीदने से लेकर उसे पेट्रोल पंप तक पहुंचने में 45 से 60 दिन लग जाते हैं। अच्छा, मतलब ये कोई सीधी पाइपलाइन नहीं है? बिल्कुल नहीं। पहले तेल जहाजों में हफ्तों तक यात्रा करता है, फिर उसे तटीय टर्मिनल्स पर उतारा जाता है, वहां से पाइपलाइनों से रिफाइनरी तक पहुंचता है और फिर ईंधन में बदलता है। मतलब अगर आज हॉर्मुज़ में सप्लाई रुकती है तो सप्लाई चेन में जो 45 से 60 दिन का लैग है वो एक अदृश्य टाइम बॉम्ब की तरह काम करता है। एकदम सही। यहाँ एक बात बहुत ही रोचक हो जाती है। अक्सर जब तेल संकट की बात होती है तो रणनीतिक भंडार या स्ट्रैटेजिक रिजर्व का जिक्र एक रक्षा कवच के रूप में किया जाता है। लोगों को लगता है कि ये भंडार हमें महीनों तक बचा लेंगे। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो स्रोतों ने दूर की है। हाँ, भारत के पास कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जो भूमिगत रणनीतिक भंडार हैं वो केवल 6 से 8 मिलियन मीट्रिक टन के हैं। अगर खपत के पैमाने पर देखें तो ये आपातकालीन भंडार मात्र 6 दिनों के लिए ही पर्याप्त है। सिर्फ 6 दिन? तो असली बफर जो देश को बचाता है वो इन भूमिगत गुफाओं में नहीं, बल्कि परिचालन भंडार यानी ऑपरेशनल रिजर्व में है, जो कि तेल कंपनियों के पास होता है। हाँ, इंडियन ऑयल, बीसीएल जैसी कंपनियों के पास जो फ्लोटिंग इन्वेंट्री है, यानी जो तेल जहाजों में है, बंदरगाहों पर है या रिफाइनरी टैंकों में है, वो लगभग 50 से 60 दिनों तक चल सकता है। तो अगर दोनों को मिला लें तो भारत के पास कुल मिलाकर लगभग 74 दिनों का भंडार बनता है, जो सुनने में पर्याप्त लग सकता है, लेकिन पैनिक बाइंग के कारण ये बहुत तेजी से खत्म होता है। ये बस कूटनीतिक समाधान खोजने के लिए एक छोटा सा समय देता है। सही बहुत है। अब इस 2026 के ईरान युद्ध को समझने के लिए केवल आज की स्थिति देखना काफी नहीं है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो 2026 का ये ईरान युद्ध असल में 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए गाजा युद्ध का ही एक सीधा स्पिलओवर इफेक्ट है।
स्पाइलोवर मतलब एक स्थानीय युद्ध जो धीरे धीरे पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेता है। बिल्कुल। जो चिंगारी गाजा में भड़की थी, उसने अब पूरे मध्य पूर्व को अपनी जद में ले लिया है। और विकिपीडिया के गाजा युद्ध वाले स्रोत में जो आंकड़े हैं वो बहुत ही भयावह हैं। इस संघर्ष में गाजा के भीतर 75,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। वहां की 50 से 62% से अधिक इमारतें पूरी तरह मलबे में बदल चुकी हैं। इसी वजह से विशेषज्ञों ने इसकी तुलना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के ड्रेसडेन शहर के विनाश से की है। इतिहास के सबसे विनाशकारी शहरी युद्धों में से एक। और इसी विनाश ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था को भी हिला दिया। हाँ, स्रोतों के अनुसार दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक केस दायर किया। एमनेस्टी और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों में नरसंहार और युद्ध अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। पर साथ ही हमें ये भी बताना होगा कि स्रोतों में इजरायल और अमेरिका द्वारा इन सभी आरोप का पुरजोर खंडन भी दर्ज है। एकदम सही। उनका तर्क है कि ये एक रक्षात्मक युद्ध है जो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। और इसी रक्षात्मक बनाम आक्रामक विमर्श के बीच एक नया गठबंधन उभरा, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें लेबनान का हिजबुल्ला, यमन के हूती विद्रोही और अंततः ईरान शामिल हुए। हूतियों ने लाल सागर में जहाज़ों को निशाना बनाया, हिजबुल्ला के साथ टकराव हुआ और इसी ने अंततः 2026 में ईरान पर सीधे हमले की जमीन तैयार की। हालांकि शांति के प्रयास भी हुए थे, जैसे ट्रंप प्रशासन की 2025 की गाजा शांति योजना। हाँ, जिसमें गाजा को बांटने वाली येलो लाइन और एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की तैनाती का प्रस्ताव था और पुनर्निर्माण की लागत करीब $70 बिलियन आंकी गई थी। $70 बिलियन। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? हम आज यहां कैसे पहुंचे? ये सब अचानक तो नहीं हुआ। नहीं, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। विकिपीडिया के अरब इजराइल संघर्ष के इतिहास को देखें तो ये एक सदी से भी अधिक पुरानी अनसुलझी ऐतिहासिक विरासत है। 19वीं सदी के अंत और ऑटोमन साम्राज्य के दौर की बात है, जब यूरोप में यहूदी विरोध के कारण यहूदियों का फिलिस्तीन क्षेत्र में आकर बसना शुरू हुआ था। फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये क्षेत्र ब्रिटिश मैंडेट के अधीन आ गया और 1917 की बाल्फोर घोषणा ने एक बड़ा मोड़ दिया, जब ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर के समर्थन का वादा किया। यहीं से दो परस्पर विरोधी राष्ट्रीय आकांक्षाओं का जन्म हुआ। और इसका पहला सबसे बड़ा विस्फोट 1947 में हुआ, जब संयुक्त राष्ट्र ने विभाजन योजना पेश की, जिसे यहूदी नेतृत्व ने स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब देशों ने इसे अपने अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए खारिज कर दिया। इसी अस्वीकृति का परिणाम था 1948 का युद्ध। इजराइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और अरब सेनाओं ने हमला कर दिया। इस युद्ध ने भूगोल हमेशा के लिए बदल दिया, लेकिन इसका मानवीय परिणाम बहुत गहरा था। लगभग 7,11,000 फिलिस्तीनी विस्थापित हुए, जिसे वे नकबा कहते हैं। और इसके समानांतर एक और बड़ा बदलाव हुआ, जिसे स्रोत दर्ज कर दें। उसी दौर में अरब देशों से लगभग 7 से 9 लाख यहूदियों को भी हिंसा या राज्य की नीतियों के कारण पलायन करना पड़ा। यानी दोनों तरफ विस्थापन और गहरे अविश्वास का दौर था। इसके बाद दशकों तक संघर्ष जारी रहा। फिर 1967 का 6 डे वॉर एक दूसरा बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। सिर्फ 6 दिनों में इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा, सिनाई और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया, जिसने आज के विवादित क्षेत्रों की रूपरेखा तय की। फिर 1993 का ओस्लो समझौता आया, जिससे लगा कि शायद 2 राज्य समाधान मिल जाएगा। लेकिन वो उम्मीद टूट गई। इंतिफादा या फिलिस्तीनी विद्रोह का हिंसक दौर शुरू हुआ। 2000 का कैंप डेविड और 2002 की अरब शांति पहल भी विफल रहे। और इन्हीं दशकों की विफलता ने उस बारूद का ढेर तैयार किया, जिसमें 7 अक्टूबर 2023 के हमलों ने चिंगारी लगा दी। और आज वही बारूद 2026 में हमारी आपूर्ति श्रृंखलाओं का दम घोंट रहा है। बिल्कुल। ओटोमन साम्राज्य के समय की लड़ाई आज सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रहार कर रही है। और बात सिर्फ कच्चे तेल की नहीं, हमारी एलएनजी सप्लाई भी संकट में है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सारा ध्यान कच्चे तेल पर रहता है, लेकिन ऊर्जा विशेषज्ञ सुधीर बिष्ट के हवाले से एक गंभीर डेटा सामने आया है। भारत अपनी 50 से 60% एलएनजी केवल कतर से आयात करता है, जो उसी होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरती है। अगर वो बंद होता है तो सिर्फ हाईवे पर गाड़ियां नहीं रुकेंगी। हाँ, घरों की रसोई गैस, गैस आधारित पावर प्लांट, कारखाने और सबसे महत्वपूर्ण उर्वरक संयंत्र सब बुरी तरह प्रभावित होंगे। और उर्वरक उत्पादन रुकने का मतलब है कृषि लागत में वृद्धि, जिससे खाना भी महंगा होगा।
इसी को अर्थशास्त्री शरद कोहली ने दोहरी मार या डबल वैमी कहा है। अर्थशास्त्र के नजरिए से ये एकदम सटीक है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल गैस की कीमतें बढ़ेंगी और दूसरी तरफ विदेशी निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर भागेंगे, जिससे रुपया कमजोर होगा। यानी महंगे तेल को और भी कमजोर रुपए में खरीदना पड़ेगा। परिवहन महंगा होने से हर चीज महंगी हो जाएगी। हालांकि HPCL के पूर्व अध्यक्ष MK सुराना का एक कूटनीतिक दृष्टिकोण भी है। उनका मानना है कि दुनिया इस व्यवधान को लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकती और दबाव बनाकर रास्ता खुलवा लिया जाएगा। कूटनीति काम कर सकती है, पर उसमें समय लगता है और हमारे पास तो सिर्फ 74 दिनों का बफर है। इसीलिए सुधीर बिष्ट की चेतावनी महत्वपूर्ण है। अगर युद्ध 3 महीने से अधिक खिंच गया तो भारत के सामने बड़ी समस्याएं आ जाएंगी। स्पॉट मार्केट से अचानक महंगी LNG खरीदना अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर देगा। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या ऐसे संकटों को देखते हुए भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल की अपील भी इसी दिशा में है। उनका जोर है कि घरेलू अन्वेषण को प्राथमिकता दी जाए और नियमों को आसान बनाया जाए, ताकि हम आयात पर अपनी निर्भरता कम कर सकें। ये बहुत ही व्यवहारिक नजरिया है। इस चर्चा से ये बात बिल्कुल साफ है कि इतिहास अतीत के पन्नों में कैद नहीं रहता। 1917 या 1948 के ऐतिहासिक निर्णय आज सीधे हमारी अर्थव्यवस्था और पेट्रोल पंपों के मीटर पर असर डाल रहे हैं। इतिहास और अर्थशास्त्र का यही जुड़ाव स्थिति को इतना जटिल बनाता है। मध्य पूर्व की घटनाएं सीमाओं को लांघकर सीधे हमारे जीवन को प्रभावित कर रही हैं। इस आर्थिक विश्लेषण के साथ हम आज की चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। हमने महंगाई और कूटनीति की कीमत पर बात की, लेकिन एक और कीमत है जो डॉलर या रुपए में नहीं आंकी जा सकती। आप किस कीमत की बात कर रहे हैं? ट्रंप प्रशासन की शांति योजना के तहत गाजा के पुनर्निर्माण के लिए $70 बिलियन का अनुमान है। लेकिन एक नए शोध के अनुसार इतने व्यापक पुनर्निर्माण से जो कार्बन उत्सर्जन होगा वो दुनिया के 135 देशों के कुल वार्षिक उत्सर्जन से भी अधिक होगा। ओह, ये तथ्य तो भू राजनीति को सीधे पर्यावरण विज्ञान से जोड़ देता है। बिल्कुल। तो ये पूरा विश्लेषण एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ समाप्त होता है। क्या इन ऐतिहासिक भू राजनीतिक संघर्षों की असली कीमत केवल आज की महंगाई या तात्कालिक मानवीय त्रासदीता की सीमित है, या फिर ये लड़ाइयां हमारे ग्रह के क्लाइमेट फ्यूचर पर एक ऐसा गहरा घाव छोड़ रही हैं जो आने वाले कल में सीमाओं से परे हर इंसान की नियति तय करेगा? बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल है। इसी विचारशील नोट के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस जटिल विषय की गहराइयों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। विचार करते रहिए और नया सीखते रहिए। धन्यवाद।